कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में आप सब संस्कृतज्ञों का और रीट परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आज एक बार फिर आपके सामने आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षण विधि, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। और मैंने पाठ्यक्रम परिचर्चा में ये बात आपसे कर ली थी कि जो शिक्षण विधियों का पार्ट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है क्योंकि ये एनर्जी हम सेकंड लेवल पर ट्रांसफ़र करेंगे इसको, है ना। यही शिक्षण विधियाँ हमारी तो थर्ड ग्रेड की जब सेकंड चरण की एग्ज़ाम होगी तो उसमें ये पूरी एनर्जी हमारे काम में आ जाएगी। तो हम इनको बड़ी डीपली तरीके से गहन अध्ययन करेंगे इनका, ताकि उस समय जब रीट परीक्षा को पास करने के बाद में हमारे ऊपर ये बोझ है कम से कम हो जाए कि हम शिक्षण विधियाँ पढ़ें, है ना। क्योंकि अब इनको ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो हमारी रीड तो अच्छी तरीके से हो ही जाएगी, है ना। बाकी हमारा जो वो है सेकंड चरण का मामला है वो भी थोड़ा ठीक से हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि साहित्य शिक्षण के उद्देश्य और व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो साहित्य शिक्षण में हमने बहुत सारे बिंदुओं पर बात करी थी, उनको एक बार नज़र में रखना है। चारों विकल्पों में वो उनमें से मिल सकते हैं ना, पीछे भी ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। और मूलतः अगर बात करूं तो इसमें ये कह सकते हो आप कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वै चक्षणीयम कलाशुचय करोति कीर्ति पुण्य से साधु काव्य निषेवणम, है ना। कि एक अच्छे काव्य को पढ़ने से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होती है ना, चारों वर्ग ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अगर आप एक अच्छा काव्य पढ़ते हो तो ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं पीछे की एग्जामों में, ठीक है। अब विगत परीक्षाओं के आधार पर हम इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, है ना। व्याकरण शास्त्र में हमने ये देखा कि वहाँ पर जो हम पढ़ेंगे साहित्य तो वहाँ पर संवेगात्मक विकास होगा, लेकिन हमारा जो IQ है वो भी तो बढ़ना चाहिए ना, डिसीजन मेकिंग का पावर भी होना चाहिए। हमारी सोच है, थिंकिंग है वो लॉजिकल हो, उसके लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं, क्योंकि व्याकरण में हर चीज़ लॉजिक पर आधारित होती है ना, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याकरण का दूसरा पर्पज़ क्या है, दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे जो भाषा तत्व है वो हमारे बहुत अच्छे से हों, ताकि हम भाषा तत्वों में दक्षता प्राप्त कर लें। और आप जानते हो कि आदमी चाहे कम पढ़ा लिखा हो लेकिन वो भाषागत तथ्यों में थोड़ा ठीक है तो समाज में बड़ा सम्मानजनक स्थान मिल जाता है उसको। अगर वो बोलने में ठीक है और अच्छा बोलता है और बोलने की उसकी एक अच्छी शैली है तो समाज में कम पढ़ा लिखा आदमी भी अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता है ना। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम अपने बच्चों को ये सब पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने बात करी थी मापनीय और अमापनीय उद्देश्यों की, आप सबने बहुत डिटेल से पढ़ लिए। इनका एक चैप्टर और तैयार करेंगे अपन, ताकि इनके डीपली प्रश्न आ जाएं तो वो भी हम आसानी से कर लें, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि मापनीय और अमापनीय उद्देश्य हम तय करते हैं पाठ्य योजना के शुरुआत में, कि मैं ये मापनीय उद्देश्य प्राप्त कर लूँगा और ये मेरे अमापनीय उद्देश्य रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा नई बात स्टार्ट होती है कि जो पाठ्य योजना इसका प्रारूप क्या हो ना, लेसन प्लान हो, उसका प्रारूप क्या हो। देखो आपके शिक्षण विधियों में 50% मामला है वो तो लेसन प्लान पर ही आधारित है। अगर लेसन प्लान की हर एक स्टेज को, हर एक चरण को आपने समझ लिया, तो चाहे वो गद्य शिक्षण हो, पद्य शिक्षण हो, है ना, किसी प्रकार का शिक्षण हो, आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप है इस पाठ्य योजना को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इस पाठ्य योजना में अब देखते हैं शुरुआत में हम ये देखते हैं कि पाठ्य योजना हम पढ़ते क्यों हैं, जरूरी क्यों है पाठ्य योजना के बारे में। तो ये मोटा मोटी ये 5 बातें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पाठ्य योजना क्यों पढ़ते हैं। तो पाठ्य योजना में हम ये कह सकते हैं कि एक तो पाठ्य योजना है वो इसलिए पढ़ते हैं हम क्योंकि इससे है वो कक्षा में अनुशासन रहता है ना। कक्षा में शिक्षक के लेवल पर भी, शिक्षक के स्तर पर भी अनुशासन है कि वो विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से, है ना, और जब क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेगा तो बच्चों में भी एक जिज्ञासा बनी रहेगी। तो अनुशासन और बच्चों में जिज्ञासा, ठीक है ना। उसके बाद में सर्वदृश्य जो उपकरण है उनका भी अपन पाठ्य योजना में एक
अच्छे से पेश कर सकते हैं ना। हमें पता होता है कि यहाँ पर हमें चार्ट दिखाना है, यहाँ पर हमें मॉडल दिखाना होता है। अब नॉर्मल टीचिंग में हम ये सब नहीं कर पाते हैं ना। उसके बाद में पाठ्य योजना में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उत्साह प्रदायिका होती है ना, और विषय वस्तु को बिंदु अनुसार प्रस्तुत करने में, ये सब आप जानते हो, बस थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये 2-4 बातें, पाठ्य योजना क्यों ज़रूरी है, ये सब आपको ध्यान होनी चाहिए। पाठ्य योजना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाठ्य योजना में प्रस्तावना का एक बिंदु होता है जो हमें ये बताता है कि बच्चों का पूर्व ज्ञान तय कर लो कि बच्चों का लेवल क्या है। अगर बिना लेवल जाने ही आप अपनी कहानी शुरू कर दोगे तो वो बातें आपके और बच्चों के बीच में थोड़ी सटीक से नहीं बैठेगी और आपका अधिगम वो ठीक से नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखोगे। वो पूछ सकता है परीक्षा में कि पाठ्य योजना की क्यों ज़रूरत है ना। तो ये विकल्प तो सब जानोगे आप, लेकिन बेस्ट विकल्प क्या है ये आपका अनुभव बताएगा ना। पूरी शिक्षण विधियों को पढ़ने के बाद में आपका एक्सपीरियंस है वो बता देगा कि हाँ इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से रखोगे। अब पाठ्य योजना में हम ये देखते हैं कि पाठ्य योजना में उपागम है वो कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से विद्वान हुए हैं जिन्होंने पाठ्य योजना का आदर्श मॉडल है ना, आइडियल मॉडल प्रस्तुत किया है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें कि हर्बर्ट, ये पंचपदीय उपागम, ये हर्बर्ट का याद रखना, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। हर्बर्ट महोदय हैं, वो कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पढ़ाई की, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। उनकी मूल बात ये है कि हर्बर्ट ये पंचपदीय उपागम, हर्बर्ट महोदयन अस्मिन् उपागमे पाठ योजनायाः पंच अति महत्वपूर्ण पदानाम विषय विवेचनम कृतम। हर्बर्ट महोदय ने 5 चरण बताए पाठ्य योजना के कि भैया आप इन 5 चरण को फॉलो करके पाठ्य योजना बनाओगे तो आपकी विषय वस्तु बड़ी प्रभावी रूप से बच्चों के सामने जाएगी और बच्चे प्रफुल्लित हो जाएंगे, अधिगम उनका प्रभावशाली हो जाएगा और आप एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे। तो उसमें पहला हर्बर्ट ने बताया था प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा स्पष्टीकरण और सामान्यकरण और प्रयोग। ठीक है ना। सामान्यकरण के आगे आप नियमीकरण भी लिख सकते हो ना, जनरलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। देखो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी काम की हैं, एसएसटी में भी काम किए, हिंदी और संस्कृत सब में चीज़ें कॉमन है, इनको ध्यान से पढ़ोगे आप। ठीक है ना। तो यहाँ से कई बार प्रश्न आया कि हर्बर्ट ने क्या कहा। तो हर्बर्ट ने कहा कि मेरा जो पाठ्य योजना का आइडियल मॉडल है, आदर्श प्रारूप है, वो 5 चरणों पर आधारित है। 5 चरण कौन कौन से हैं, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आपके दिमाग में होने ही चाहिए। अब प्रस्तावना क्या, प्रस्तुतिकरण क्या, इनका डिटेल से डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। अभी तो आप इतना सा स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ ये 5 चरण मुझे याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है और अब की बार भी किसी न किसी परीक्षा में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है मॉरिसन महोदय का। ठीक है ना। मॉरिसन महोदय से इकाई योजना, अब उनकी तो पंचपदी थी और मॉरिसन महोदय की इकाई योजना थी। उन्होंने इकाई योजना में क्या आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा अन्वेषणम, प्रस्तुतिकरणम, परिपाक, व्याख्या और वर्णनम। देखो मॉरिसन महोदय के 2 चरण है ना, ये तो है शिक्षक के लिए, ये तो है शिक्षक के लिए, इसमें तो जो एक्टिव रहेगा वो शिक्षक रहेगा। और ये 3 चरण हैं नीचे वाले, इनमें छात्र सक्रिय है, इसमें छात्र सक्रिय रहेगा। ठीक है ना। कौन, स्टूडेंट, छात्र, थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप। ठीक है। अब अन्वेषणम का मतलब क्या है, अन्वेषण का वही प्रस्तावना है, उन्होंने एक नया शब्द दिया अन्वेषण, है ना। अन्वेषण का मतलब खोज करना। क्या खोज करना, ये खोज करना क्लास में जाते हैं कि बच्चों में ज्ञान का स्तर क्या है, बच्चा किस लेवल पर क्लास में बैठा हुआ है ना। अगर आपने वो लेवल जान लिया ना और बच्चे को थोड़ा सा इन्फोर्समेंट दे दिया, पुनर्बलन दे दिया कि आप तो बहुत अच्छा जानते हो, चलो आज ये थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं अपन, है ना, तो वो क्या होगा, चीज़ें लिंक हो जाती है और बच्चा जिज्ञासु हो जाता है। तो अन्वेषणम वही प्रस्तावना है। प्रस्तुतिकरणम, परिपाक का मतलब है कि जब आप लेसन प्लान बच्चे के सामने प्रस्तुत कर देते हो तो परिपाक का मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि वो बच्चे को तैयार हो गया, तो इसी को परिपाक कहते हैं। व्याख्या का मतलब है विश्लेषण। व्याख्या का दूसरा शब्द यूज करो आप, विश्लेषण, कि बच्चे के जब सामने प्रस्तुत किया और बच्चे के दिमाग में सारी चीज़ें आ गई तो वो उसको लेके बैठेगा नहीं, वो अपनी खुद की गणित लगाएगा कि ऐसा कैसे हुआ, ये भी हो सकता है क्या, वो भी हो सकता है। तो वो अपने दिमाग में ही उस चीज़ों की, उस अंडरस्टैंडिंग की क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। और वर्णन का मतलब है कि जब आप बच्चे से पूछोगे तो वो सारी चीज़ों का वर्णन कर देगा ना। तो सेम चीज़ें हैं, बस शब्द की भिन्नता है और ये शब्द की भिन्नता आपको याद होनी चाहिए। पूछ सकता है कि मॉरिसन महोदय का निम्न विषय कौन सा चरण है या नहीं है, कितने चरण हैं, और मॉरिसन महोदय का टाइटल शीर्षक क्या है, तो इकाई योजना। ये सामान्य सी बातें आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। ठीक है।
अब तीसरा नंबर आता है ब्लूम महोदयन। ब्लूम महोदयन मूल्यांकन आधारित पाठ योजना। ब्लूम महोदय ने मूल्यांकन इवोल्यूशन आधारित पाठ योजना लेसन प्लान दिया है। इनका टाइटल शीर्षक क्या है? मूल्यांकन आधारित पाठ योजना। तो आपसे मैचिंग करवा सकता है हर्बर्ट ये पंचपदी, ब्लूम महोदय से मूल्यांकन आधारित और मॉरिसन महोदय से इकाई योजना। ये शीर्षक याद रखोगे। ब्लूम से मतानुसारेण अध्ययन अध्यापन से सम्यक मूल्यांकनम करणेन एवं शिक्षण प्रक्रिया सफला जाता, है ना, शिक्षण प्रक्रिया सफला जाता। तो रीट वालों तुम देखना, देखो कल भी मैंने पढ़ाया था संख्या ज्ञान में, देखो सफला जाता, सफलम जाता नहीं। तुम्हें जो पद्यांश में वो पूछेंगे ना, गद्यांश और पद्यांश में प्रश्न, वो इतने इजी होंगे, वहां पर ये याद रखना आपको, है ना, सफलम जातम या सफल जाता नहीं लिखा हो ना, ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग है। इस तरीके से आप थोड़ा सा किताबों को पढ़ते समय इन टर्म्स का ध्यान रखना, ये इजी बातें आएंगी रीट में। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप चीज़ों का मूल्यांकन करोगे ना बच्चों का ढंग से, तो ही आपकी पाठ योजना, आपका शिक्षण है वो सफल होगा। अगर आपने मूल्यांकन ढंग से नहीं किया है तो पढ़ाने का और पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ब्लूम महोदय की मूल्यांकन आधारित पाठ योजना है, ठीक है ना। अब देखो ये बातें आपको लगभग क्लियर हो गई कि इस तरीके से हमें ये जो चीज़ें मिली है ना। इसके बाद में एक और है अपना NCERT, है ना, NCERT। इन्होंने भी एक पाठ योजना का उपागम दिया है, वो इनका है अदा प्रक्रिया, याद रखना आप, ये इंडियन है, और प्रदा। इसको अगर ढंग से लिखूं मैं, आपको समझ में आ जाए तो ये लिखो इनपुट, ये क्या है? इनपुट है, और ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग, और ये हो गया आउटपुट। अब याद रह जाएगा आपको ना आउटपुट। तो जो NCERT ने कहा कि इनपुट का मतलब है कि आप बच्चे के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे, और प्रोसेसिंग का मतलब है आप खुद स्पष्टीकरण करेंगे और बच्चा अपने दिमाग में एनालिसिस करेगा, और प्रदा का मतलब है उसके बाद में आप जो गृह कार्य देंगे या विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, उससे वो आपको आउटपुट बता देगा। अगर आउटपुट ठीक है तो आपकी पाठ्य योजना सफल है, नहीं तो इन चीज़ों को, इनपुट को वापस डालो और फिर से प्रोसेस करो, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। एक और बचता है RCEM, है ना, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ये एक अच्छा सा टर्म है, इसके बारे में हम अलग से विस्तृत से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अब तक परीक्षा में आया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा फेमस है। RCEM जो कॉलेज थी, मैसूर की कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने भी एक अच्छा सा मॉडल तैयार किया था, वो बड़ा फेमस था, और उसकी थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे हम, क्योंकि अब तक मैंने किसी पेपर में इसके बारे में देखा नहीं है, तो क्या पता पेपर सेटर की नज़र पड़ जाए इस पर, तो इसको अपन अलग से ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक के ये जो पाठ योजना के उपागम है, ये अपने लगभग तैयार हो गए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है पाठ योजना के उद्देश्य बिंदु। शिक्षको उद्देश्यानाम तद व्यवहारगत परिवर्तनम। पाठ योजना से क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति होती है और बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन होता है। अधिगम से अनुभव से प्रकटनम निर्धारणम और व्यवहारिक परिवर्तन से मूल्यांकनम। ये सब पाठ योजना करोगे तो आप तय कर लोगे कि व्यवहारिक परिवर्तन कितना हुआ है, अधिगम कितना हुआ है ना, और व्यवहार परिवर्तन, ये सब आप इसको इजीली पाठ योजना में जब शिक्षण होगा तो ठीक से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ी परिभाषाएं हैं। NC जो बोशिंग महोदय हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षण प्रक्रिया में उद्देश्यानि सुनियोजित रूपेण लेखनमेव पाठ योजना। डेविस महोदय, इन्होंने परिभाषा दी है, कोई खास नहीं है, ये परीक्षा में नहीं आती कि उसने क्या परिभाषा दी है ना। इसको थोड़ा आगे करते हैं अपन। उसके बाद में अतः वक्तुम शक्नुमः यत् पाठ योजना नाम विना अस्माकं शिक्षण सफलम भवितुम न शक्नोति। इसलिए इन सब बातों को करने के बाद हम कह सकते हैं कि पाठ योजना के बिना हमारा जो टीचिंग है वो प्रोसेस सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक सोपान है उसका विस्तृत हमें और बड़े गहन अध्ययन कर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें एक अच्छा शिक्षक बनना है और इसलिए कि हमें परीक्षा में अच्छी रैंक से पास होना है, ठीक है ना। अब पाठ योजना में सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ हो जाता है आपको। मापनीय और अमापनीय उद्देश्यों के बाद में ये बहुत ही गहनता से पढ़ना आपको कि पाठ योजनाया सोपानानि। पाठ योजना के सोपान कौन कौन से, चरण कौन से है ना, स्टेजेस ऑफ लेसन प्लान, है ना। तो सबसे पहले होता है प्रस्तावना। सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना।
पाठ योजनायां विभिन्नेषु सोपानेषु प्रस्तावना प्रथमम सोपानम भवति। मनोवैज्ञानिका अनुसारेण, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षण से प्रारंभे छात्रेषु जिज्ञासाम उत्पादनाय प्रस्तावना अत्यावश्यकी इति कथम। उन्होंने कहा कि भाई छात्रों को आप जाते डायरेक्टली अगर पाठ खोल करके पढ़ाने लग जाओगे तो आपकी बात बनेगी नहीं। पहले छात्रों को पढ़ने की लायक उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है ना, मानसिक स्थिति को तैयार करो और सिंपल बातें उनसे पूछो और सिंपल बात को पूछते पूछते उस लेसन से संबंधित एक समस्यात्मक प्रश्न उनके सामने रखो और वो समस्यात्मक प्रश्न आते ही बच्चा एकदम जागरूक हो जाएगा कि अरे ये तो मेरे को नहीं आता, 4 चीज़ें मुझे आ रही है, 5वीं नहीं आ रही है, इसका मतलब मुझे पढ़ना चाहिए। तो यही बात उन्होंने कही है। अतः ज्ञातात अज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्र आधारित अस्माकम प्रस्तावना भवेत। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करके हमें ये प्रस्तावना बनानी चाहिए। अब देखो ज्ञात से ज्ञात क्या है आप सब जानते हैं, थोड़ा और जान लो कि जो बच्चा जानता है उससे नहीं जानता उसकी ओर ले जाएं हम बच्चे को। जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान को जान करके ही हमें नवीन ज्ञान बच्चे को देना चाहिए ना। उसका पूर्व ज्ञान ही नवीन ज्ञान का आधार है ना। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में सामंजस्य होगा तभी वो नए ज्ञान के प्रति आकर्षित होगा और तभी वो उसको पढ़ पाएगा। तो वो कह रहे हैं प्रश्न परीक्षा में क्या आएगा कि पाठ योजना में जो आप प्रस्तावना बनाते हो वो किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा सरलात कठिनम प्रति, विश्लेषणात्मक संश्लेषण प्रति, फिर वो कहेगा कि पूर्णात अंशम प्रति और वो कहेगा ज्ञातात अज्ञातम प्रति। तो आपको इतना ही याद रखना कि पाठ योजना में एकमात्र शिक्षण सूत्र काम करता है, वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और ज्ञात से ज्ञात की ओर का मतलब क्या है वो अभी मैं समझाने वाला हूँ। उसमें आप 5 प्रश्न बनाएंगे और इन 5 प्रश्नों में 5वां प्रश्न आपका समस्यात्मक होगा, ठीक है ना। अब दूसरा शिक्षण सूत्र इसमें यह लगता है कि जो आप ये प्रश्न बना रहे हो ये किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं, तो ये होते हैं सरलात कठिनम प्रति, है ना। सरलात कठिनम प्रति, ये 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। सरलात कठिनम प्रति शिक्षण सूत्र को आधार बना करके हमें प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को याद रखेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में बनने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र को फॉलो करके हम बनाते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि प्रस्तावना के विषय में ध्यान रखने योग्य बिंदु। देखो मामला क्या है, मामला प्रिय मित्रों ये है कि ये सब चीज़ें अपन डिटेल से पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाएंगे ना, तो जो प्रश्न आएगा ना उसके बाद में किसी एक टॉपिक को आधार बनाकर हम शिक्षण विधियों के प्रश्न नहीं दे सकते हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने पूछ लिया कि हर्बर्ट के कितने पद हैं, तो सीधा सिंपल बात है, कौन सा दिमाग लगाना है। लेकिन आपको 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन इसमें दिमाग लगाने वाले मिलेंगे और उसमें क्या करना है कि जब भी वो प्रश्न आएंगे, डायनेमिक प्रश्न आएंगे, तो आप इन सारी चीज़ों को खंगालोगे दिमाग में। अच्छा मैंने ये पढ़ा था और जो पढ़ा था उन सारी चीज़ों से एक निष्कर्ष निकलेगा। उस निष्कर्ष से आप क्या करोगे, बेस्ट विकल्प को चुनोगे, है ना। जानने और नहीं जानने की नहीं है लड़ाई, है कि शिक्षण विधियों के जो विकल्प आते हैं ना वो चारों के चारों सही होते हैं, लेकिन एग्जामिनर एक मानता उसको मानता जो बेस्ट होता है ना। आप देखो प्रश्न उठा के देखो, चारों विकल्प ही सही होते हैं, लेकिन वो मानता उसको जो सबसे बेस्ट होता है। और सबसे बेस्ट होता है वो एक चीज़ को फॉलो करने से, पढ़ने से नहीं होती, सारी शिक्षण विधियों का समग्र अध्ययन करने से आपका लॉजिक डेवलप होता है कि नहीं ये बेस्ट है ना। तो देखो प्रस्तावना के विषय में ध्यान रखने योग्य बिंदु, तो ध्यान से देखो प्रस्तावना ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए, हमें पता है इस बात का। प्रस्तावना प्रासंगिकी पूर्व ज्ञान आधारित होनी चाहिए। अब बोलो ये बातें सब बातें आपके अनुभव पर आधारित हैं और बड़ी काम की चीज़ें हैं, ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। कई बार अपना जो माइक्रो टीचिंग थी या बीएड का लेसन प्लान बनाया था वो कटा था, है ना। इसलिए कटा था कि वो पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल के बारे में हमने बना लिया, जंगल के बारे में प्रस्तावना, तो वो कई बार सर ने काटा था। तो उन्होंने कहा कि ये पूर्व ज्ञान है ना बच्चे का इस लेसन के संबंधित, उस पर आधारित होनी चाहिए। उसके बाद में प्रस्तावना जिज्ञासा उत्पादेगा। प्रस्तावना के 4 प्रश्न पढ़ करके 5वें प्रश्न में बच्चा उछल कूद पड़े ना, उसमें जंप लगा दे बच्चा, इस प्रकार का एक्साइटमेंट पैदा करने वाली प्रस्तावना होनी चाहिए,
ठीक है ना। उसके बाद में प्रस्तावना स्पष्ट परिवर्तन युक्ता वही है जब बच्चा एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा ना, उछल के कूद के पड़ेगा, सर मुझे बताओ कौन सी चीजें हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट परिवर्तन युक्ता। प्रस्तावना व्यवहारिक और छात्र जीवन से संबंधित होनी चाहिए। देखो आप है ना, ये जो प्रश्न बनाते हो प्रस्तावना में, ये उलूल जुलूल प्रश्न नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं। प्रारंभिक स्टेज पर बोले सर क्या पढ़ा रहे हो। अब कई बार अपन भी देखते हैं कोई पढ़ते हैं, उनको लगता है कि यार आलतू फालतू की सी बातें तो अपन शुरुआत में स्किप कर देते हैं। तो बच्चे को भी लगना चाहिए कि यार ये चीज़ें मेरे काम की हैं और मेरे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना। प्रस्तावना के प्रश्न है उसके जीवन से जुड़े होंगे तो ही वो सुनेगा। और आपको 2-4 मिनट सुन लेगा ना शुरुआती 2-4 मिनट में, तो बाद में वो बातें सारी सुनेगा ध्यान से ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, 5 बातें, इनको ध्यान रखना कि प्रस्तावना व्यवहारिक और छात्र जीवन से संबंधित है ना। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप उस प्रश्न में लॉजिक बना पाओगे, बेस्ट आंसर को, बेस्ट विकल्प को, अच्छे विकल्प को चुन पाओगे। समझ गए मेरी बात को। तो इसका स्क्रीनशॉट साथ में ले लो ना, बाकी वीडियो तो ही कभी भी आप ओपन करो और सुनो, आनंद लो। अब देखो प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों है ना। प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों है, तो प्रस्तावना पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या पढ़ाएं, कैसा पढ़ाएं, कोई मतलब ही नहीं है। अभिप्रेरणा, संपादनाएं, इन टर्म्स को बड़े ध्यान से याद रखोगे आप। पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर लिया, अभिप्रेरणा मतलब थोड़ा मोटिवेशन दे दिया। शिक्षण प्रक्रियाएं, प्रस्तावना अत्यावश्यकता है ना, 2 चीज़ें हैं इसके लिए अत्यावश्यक है। हाँ, दूसरा चरण आ गया प्रस्तुतिकरणम। अब देखो प्रस्तावना के बारे में हमने पूरी मुख्य बातें पढ़ ली। इसके बाद में प्रस्तावना के बाद में हमारा उद्देश्य कथन होता है कि आज हम बच्चों ताजमहल के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, ताजमहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है और वो बड़े ध्यान से पढ़ता आपसे और अधिगम प्रभावशाली हो जाता है। प्रस्तुतिकरण अध्यापक चयन विभाजन से सिद्धांत है, स्वीकृति है, चयन और विभाजन। आप जब आगे पढ़ते जाओगे तो ये सारी चीजें समझ जाओगे। प्रस्तुतिकरण से अंगानी, सबसे पहले था उद्देश्य कथन है ना। प्रस्तुतिकरण अंगेषु उद्देश्य कथनम अति महत्वपूर्ण अंगम अस्ति यतो हि अनेन पाठोन्मुखीकरणम भवति। पाठोन्मुखीकरणम शब्द को याद रखो और उद्देश्य कथन को याद रखो। अतः पाठोन्मुखीकरण पाठ्यांश से स्पष्टीकरण करना है, उद्देश्य कथन से कथनम अत्यावश्यकम है ना, कि पाठोन्मुखीकरण और पाठ को का शीर्षक स्पष्ट करने के लिए हमारा उद्देश्य कथन होता है। ये साधारण सी बात है, आप तो बस इतना याद रखो कि पाठोन्मुखीकरण शब्द है और उद्देश्य कथन है ना, कहीं न कहीं आप इससे परिचित होने जरूरी हैं। अब देखो आगे क्या है। आगे ये है कि जब अपन ने उद्देश्य कथन कर दिया, सबसे पहले हमने प्रस्तावना में बच्चे को मोटिवेट कर दिया, उसके मन में जिज्ञासा पैदा कर दी, अब वो पढ़ने के लिए तैयार है। फिर हम पाठोन्मुखीकरण करते हैं, उद्देश्य कथन करते हैं कि बेटे आज हम वृक्षों का महत्व है इस बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया। फिर हम अपनी किताब को खोलते हैं और क्या करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं। क्या करते हैं, आदर्श वाचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल रीडिंग। आदर्श वाचन कौन करता है, ये भी एक बार परीक्षा में पूछ लिया था कि निम्न में से आदर्श वाचन कौन करता है, तो कौन करता है, शिक्षक करता है। कौन करता है, शिक्षक है ना, और उसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल रीडिंग। क्या कहते हैं, मॉडल रीडिंग, ठीक है ना, और ये शिक्षक करता है। इतनी सी बात याद रखना, एक बार पूछा था परीक्षा में। उसके बाद में देखो भाषा दक्षता वर्धनार्थम शिक्षणे चतुर्णाम कौशलानां पूर्ति अत्यावश्यकम अस्ति तदा आदर्श वाचनम चतुर्षु कौशलेषु श्रवण कौशलम संपादयति। एक प्रश्न आपका यहीं से तैयार हो गया। आप किसी भी परीक्षा में देख लो, यहाँ से प्रश्न आया ही आया है। देखो किसी भी भाषा में दक्षता प्रदान करने के लिए ना, भाषा में कोई भी बच्चा पारंगत तभी होगा जब उनको चारों कौशलों की बराबर है ना, पूर्णतः उसको पूर्ति होगी है ना। अगर किसी भी एक भी कौशल अधूरा रह गया तो बच्चा ठीक से अधिगम नहीं कर पाएगा। अब ये चारों कौशल क्या है, बहुत सारी परीक्षाओं में तो यही पूछ लिया कि ये चारों कौशलों का क्रम क्या है। सीधा सा प्रश्न तो बहुत बड़ा है कि ये चारों कौशल हैं, इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो कौशल है वो है श्रवणम, है ना, श्रवणम। सबसे पहला प्रश्न 2003 में जो परीक्षा हुई थी 3rd ग्रेड की, वो पहली परीक्षा थी जो एक लंबे अंतराल के बाद में बहुत सारे बल्क में 35,000 टीचर लगे थे उसमें। तो वो बड़ी मतलब
एक बेस लेवल था हमारा कि आरपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, आरपीएससी पहली बार कंपटीशन करवा रही है इस टाइप का, बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं। तो उस परीक्षा में ये प्रश्न था 2003 में कि चारों जो कौशल हैं उनका क्रम क्या है ना, तो वो चारों अटपटे से क्रम थे, उनमें एक क्रम जो सही था वो आपको ध्यान रखना। और वो प्रश्न 2003 से लेकर के आज तक आ ही रहा है ना। तो पहला है श्रवणम। अब देखो चारों कौशलों में पहला कौशल क्या है? श्रवणम। अब श्रवण कौशल की पूर्ति बच्चों को कहाँ से होती है? तो वो होती है आदर्श वाचन से। किससे होती है? आदर्श वाचन। बहुत सारे स्कूलों में गुरुजी बच्चों से पढ़वाते हैं और बच्चों से किताब पढ़वाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको श्रवण कौशल है वो ठीक से नहीं मिला, इसलिए वो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं होता, और प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं तो वो अशुद्ध बोलता है ना, बहुत दिक्कत आती है। तो आप क्या करोगे? आदर्श वाचन शिक्षक करता है, शिक्षक के आदर्श वाचन करने से, मॉडल रीडिंग करने से बच्चे को पहला कौशल होता है क्रम में पहला श्रवण कौशल है ना, उसकी प्राप्ति होती है और बच्चा शुद्ध उच्चारण करने में सक्षम होता है। तो आदर्श वाचन है, उससे श्रवण कौशल मिलता है बच्चे को, और बच्चे में शुद्ध उच्चारण की जो क्षमता है वो क्षमता है वो बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से आदर्श वाचन हमारा इम्पोर्टेंट चरण है लेसन प्लान का, समझ रहे हो ना। उसके बाद में जैसे ही टीचर ने आदर्श वाचन कर दिया, आदर्श वाचन टीचर ने कर दिया, अब अगला चरण हमारा क्या होता है? अगला चरण हमारा ये होता है कि बच्चे से अपन क्या करवाते हैं? अनुवाचन करवाते हैं। अनुवाचन, ये शब्द भी आप याद रखना, ये कौन करता है? ये छात्र करता है ना। एकदम चरण स्टेप बाय स्टेप चीज़ें है ना, मैनेज नोट्स होना चाहिए आपका, है ना। ये आपका रेड पेन से होना चाहिए, इसके बाद में छात्र है ये हरे रंग से होना चाहिए, ये नीले से होना, इस तरीके से, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं। आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव रहती है इन चीज़ों से, है ना। साइकोलॉजी आपको अच्छा सा फील होता है, हर बार थकते नहीं हो आप। जब इस तरीके की चीज़ें आप करोगे ना, थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन आपकी मानसिक चीज़ें हैं ना वो बड़ी सकारात्मक रहती हैं, आप थकते नहीं हो पढ़ते पढ़ते। तो क्या कहा गया है कि आदर्श वाचन है वो शिक्षक करता है और अनुवाचन है वो कौन करता है? छात्र करता है। जब छात्र अनुवाचन करता है तो शिक्षक क्या करता है कि जिन जिन शब्दों को उसने अशुद्ध बोला है उनको वो शामपट पर ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उसके बाद में बच्चे से बार बार बुलवा करके और उन अशुद्धियों को दूर कर देता है, ठीक है ना। तो श्रवणे चतुर्नाम कौशलानाम पूर्त्यर्थम अनुवाचनम अपनी महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। अब देखो दूसरा कौशल क्या है अपना? सीक्वेंस भाषणम। दूसरा क्या है? भाषणम। जो भाषण कौशल है ना, भाषण कौशल है वो उसकी पूर्ति के लिए पाठ्य योजना में कौन सी स्टेज है, कौन सा चरण है? तो अनुवाचन। अनुवाचन से बच्चा क्या करता है? भाषण, उसको अपनी भावाभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है, और जब वो किताब को पढ़ता है तो जो भाषण कौशल है उसकी पूर्ति होती है। और भाषण कौशल में जो अशुद्धियाँ हैं, जो बच्चा शुद्ध नहीं पढ़ पाया, उनको टीचर वहीं पर दूर कर देता है। तो श्रवणम भाषणम दो कौशल हमारे हो गए, दोनों सीक्वेंस में हो गए। ये चारों कौशलों का एक अलग से लेसन प्लान बनाऊंगा, क्योंकि एक जो 2016 का पेपर था उसमें थोड़े चारों कौशलों से संबंधित कम से कम 5 से प्रश्न आए हुए थे और बड़े अटपटे टाइप के से प्रश्न पूछ लिए थे, इसलिए इसका गहन अध्ययन हमें अलग से करना पड़ेगा। कहीं हो सके 2022 में भी मामला ऐसा ही कुछ हो जाए तो हम इनको थोड़ा ठीक से पढ़ना जरूरी हो गया, है ना। उसके बाद में अनुवाचन देख लिया आपने। सबसे पहली बात कौन करता है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, और कौन से कौशल की प्राप्ति होती है, ये दो बातें तो आपको हर हाल में याद रखनी है। उसके बाद में अनुवाचन का उद्देश्य, तो पठन कौशल संपादनाएं। पठन कौशल है ना, बच्चा पठन मान लो या भाषण मान लो, दोनों एक ही बात है। इस कौशल को देने के लिए ना श्रवणम भाषणम पठनम। हाँ, तीसरा कौशल है पठन, तो वो भी इसी से मिलता है ना, ये दोनों इसी से मिलते हैं। उसके बाद में उच्चारण सामर्थ्य संपादनम। अब आपको वहीं पर पूछ लेगा कि बच्चे में उच्चारण सामर्थ्य संपादन आए क्या कौशल है या पाठ्य योजना है क्या चरण अति महत्वपूर्णम, तो वो दे देगा आदर्श वाचन, है ना। उच्चारण सामर्थ्य तो आप दिमाग बच्चों का उस प्रेशर में, तनाव में, परीक्षा के तनाव में से हो जाता है, यार गुरुजी ने अगर पढ़ा है, आदर्श वाचन किया है, तो उच्चारण सामर्थ्य तो गुरुजी की बात सुनेगा तभी तो होगा, तो अपन आदर्श वाचन कर देते हैं तनाव में। लेकिन नहीं, हम एक एक टर्म को, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सही जगह पढ़ेंगे, सही जगह पर इसको सेट करेंगे, क्योंकि उच्चारण सामर्थ्य संपादनम है वो आदर्श वाचन में नहीं, वो किस में होता है? अनुवाचन में। क्योंकि बच्चा जब पढ़ेगा पाठ को
तो वो अशुद्धियाँ करेगा, सर जी हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उन अशुद्धियों को दूर कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर याद रखोगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधन मैंने बता ही दिया आपको, पठन लेखन कौशल्यो संपादनम, पठन और लेखन कौशल है, और अशुद्धि संशोधनम, ठीक है। लेखन कौशल की बात हमें आगे करनी है। उसके बाद में अगला है काठिन्य निवारण। देखो क्या होता है कि सर जी ने, टीचर ने आदर्श वाचन मॉडल रीडिंग कर दी, बच्चों को अच्छा सा सुनने को मिल गया, उसने जो भी सुना वो शुद्ध था और उससे वो बड़ा प्रभावित हुआ। फिर उसको कहीं जहाँ कहीं भी दिक्कत थी, वो दिक्कत के बारे में टीचर को तब पता लगा जब उसने अनुवाचन किया और उच्चारण सामर्थ्य संपादन हो गया, क्योंकि वो अशुद्धि संशोधन करवा दिया श्यामपट्ट के माध्यम में, है ना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे अगली बार। अब यहाँ तक हमने तो सिर्फ 2 कौशलों की बात करी है, श्रवणम, भाषणम और पठनम, 3 कौशलों की बात हुई है। लेकिन विषय वस्तु क्या है, पाठ में जो चीज़ें हैं वो बच्चे को कहाँ समझ में आई, अभी तो सुना है और पढ़ा है उसने। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, काठिन्य निवारण करते हैं ना। काठिन्य निवारण का मतलब जो व्याकरणात्मक दृष्टि से जटिल शब्दांश है उनको खोल के बच्चों को बताओ, है ना। उसका भाव क्या है पूरे लेसन का वो बच्चों को बताओ, उसमें नए जो शब्द हैं वो उनका अर्थ बच्चों को बताओ, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो काठिन्य निवारण में होती हैं। और यहाँ से भी आपको कई परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, काठिन्य निवारण उस प्रश्न में लिखा हुआ है, और आगे क्या क्या होता है वो देखते जाएंगे आप, है ना। तो ये काठिन्य निवारण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है ना। अब देखो काठिन्य निवारण की आवश्यकता और उद्देश्य, ये भी आपको याद रखना है। कठिन पदानाम अर्थ अवबोधनम, है ना। कठिन पद हैं तो उनका अर्थ तो यहीं पर बता पाएंगे अपन, उसमें मॉडल रीडिंग में या अनुवाचन में तो बता नहीं पाएंगे, मौन वाचन में भी नहीं बता पाएंगे। उसके बाद में अनुप्रयोग सामर्थ्य संपादनम, अनुप्रयोग करना है ना। संधिगत शब्द हैं, संधिगत शब्द है वो यहाँ पर तो अपन ने बच्चे को बता दिया, लेकिन वो बच्चा बाकी शब्दों को जोड़ना तोड़ना सीखे, वो भी तो यही करेंगे अपन। श्लोक का भावार्थ ज्ञापन, ये सब किस में होते हैं, काठिन्य निवारण में होते हैं। तो अपने काठिन्य निवारण में क्या क्या चलेगा, काठिन्य निवारण में ये सब विधियां हैं, ठीक है ना। इनको हमें डिटेल से पढ़ना है। ये आपके लेसन प्लान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, कि व्याख्या विधि है, स्पष्टीकरण विधि है और उद्बोधन विधि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आपके पाठ्यक्रम का, और इनका ध्यान अगर हमें नहीं होगा तो हम सटीक और बेस्ट आंसर को नहीं चुन पाएंगे। ये तीनों विधियां हैं, तीनों विधियों के अलग अलग चरण हैं, इनको हम बड़े विस्तृत तरीके से और डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ से प्रश्न कई परीक्षा में आए हैं और पूरी आने की संभावना है। तो हमारी अगली क्लास होगी वो स्पष्टीकरण विधि के बारे में, इसमें काठिन्य निवारण के बारे में होंगी, और हम इन विधियों को डिटेल से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इन विधियों को पढ़ने के बाद में पूर्व परीक्षा में आए प्रश्न हम सोल्व कर पाते हैं कि नहीं। धन्यवाद। अगर ये आपको लेसन, ये पूरी क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इसके बारे में सकारात्मक नकारात्मक जो भी आपके सुझाव हैं वो सुझाव दें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, धन्यवाद।